नमस्कार। आप सभी बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो द्वितीय पुस्तक है उसकी प्रथम इकाई का अंतिम जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको भारतीय समाज की विशेषताओं, भारतीय समाज के अध्ययन के ग्रंथ आदि के संबंध में चर्चा की थी। साथ ही मैंने सांस्कृतिक बहुलतावाद की परिभाषा से भी आपको अवगत कराया था। आज के व्याख्यान में हम भारतीय समाज में जो विविधता में एकता है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय समाज की विशेषताओं की चर्चा करते समय मैंने आपको यह अवगत कराया था कि जो भारतीय समाज है उस समाज में विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, जनजातियों और प्रजातियों के लोग निवास करते हैं और यह जो विभिन्नता है यह भारतीय समाज की एकता के रूप में स्थापित है। इसलिए यह अध्ययन कि भारतीय समाज में इतनी विविधता होते हुए भी, सांस्कृतिक बहुलतावाद होते हुए भी एकता कैसे बनी रहती है, यह एक जिज्ञासा का प्रश्न है और इस जिज्ञासा को हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझ सकेंगे। सबसे पहले यदि हम भारत की विभिन्नता में एकता की चर्चा करें तो पहला जो कारक आता है वह आता है भौगोलिक विविधता में एकता, अर्थात भारत का जो भूक्षेत्र है उसमें भी व्यापक विविधता देखने को मिलती है। उत्तर की तरफ हिमालय का पठार और पर्वतीय प्रदेशों से खंड बसा हुआ है। पश्चिम की तरफ रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी भूभाग है जिसमें राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। साथ ही राजस्थान और गुजरात से हमारी अरावली पर्वतमाला अर्थात पर्वतीय प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। पूर्व में भी पूरा पर्वतीय प्रदेश है तथा दक्षिण में पूरा प्रायद्वीपीय भारत है और भारत की कुल 60% से भी अधिक सीमा समुद्र से, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगती हुई है। इस तरह भारतीय समाज की जो संस्कृति है वह भी भूक्षेत्र का परिणाम है और विभिन्न संस्कृतियों का भारतीय समाज में समन्वय होता है। उदाहरण के लिए कश्मीर की अपनी संस्कृति है, राजस्थान की अपनी संस्कृति है, गुजरात की अपनी संस्कृति है और प्रायद्वीपीय भारत जो है जिसमें चावल का अत्यधिक उत्पन्न किया जाता है और चावल से बने उत्पादों का उपयोग किया जाता है। साथ ही जनसंख्या का जो तापमान है, तापांतर में अधिक अंतर न होने के कारण जलवायु में अधिक अंतर न होने के कारण जो उनका पहनावा है वह पहनावा राजस्थान और कश्मीर के पहनावे से अलग है। इस प्रकार जो भारत है वह विविध भूक्षेत्रीय होते हुए भी राष्ट्रीय स्वरूप में एकता के रूप में स्थापित है। इसके पश्चात हम बात करेंगे विभिन्न धर्मों का एक ही स्वरूप। भारत देश में विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थल हैं। ये तीर्थ स्थल देश के सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। आध्यात्मवाद, मत मतांतर एवं साहित्य ने एक दूसरे धर्मों से बहुत कुछ लिया भी है और दिया भी है और धार्मिक सहिष्णुता के पराक्रम से सभी धर्म
एक ही रंग में रंग गए। भारत में धार्मिक विभिन्नता भी बहुत व्यापक स्तर पर है, और ये विभिन्नता होते हुए भी इसका जो स्वरूप है वो एक है। एम.एन. श्रीनिवास नामक समाजशास्त्री ने भारत की विभिन्नता में एकता को मूल रूप से धार्मिक एकता ही माना है। एम.एन. श्रीनिवास धार्मिक एकता के कारण ही भारत की विभिन्नता में एकता की बात करते हैं, और धार्मिक एकता को ही मूल कारक भारत की विभिन्नता में एकता के लिए मानते हैं। भारत में सभी संप्रदायों के जो लोग रहते हैं, उनके जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वह अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान है, और वह अपने इन तीर्थ स्थलों पे या धार्मिक स्थलों पे प्रतिवर्ष जाते हैं, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, और यह एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होना, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव रखना ही भारत में धार्मिक एकता को उत्पन्न करता है। इसके पश्चात हम भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता की चर्चा करेंगे। भारत में विभिन्न क्षेत्रों से बसे लोगों के परिवार, विवाह, रीति रिवाज, परिधान अर्थात वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता है, और यह भिन्नता होते हुए भी भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, ग्राम पंचायत, गोत्र, वंश व्यवस्था सामाजिक आधार के मूल स्तंभ हैं। हमारे देश में बनाए जाने वाले जो प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार हैं, उनके अंतर्गत रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम आदि आते हैं, और इन त्योहारों का समूचा फैलाव संपूर्ण भारत में है। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में भी भारतीय समाज में एकता दिखाई देती है। इसके पश्चात हम भारत में प्रजातीय विविधता की बात करेंगे। भारतवर्ष में प्रजातियों का एक अजायब घर है, अर्थात भारत प्रजातियों के एक अजायब घर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ विश्व की तीनों महत्वपूर्ण प्रजातियों के लोग और इनकी विभिन्न शाखाएं निवास करती हैं। आर्य, द्रविड़, शक, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि प्रजातियां हिंदू समाज में इतनी घुल मिल गई हैं कि इनका पृथक से अस्तित्व आज कर पाना कठिन है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में 3 तरह की प्रजातियां मुख्य रूप से रेखांकित की गई हैं: काकेशाइट, मंगोलाइट और नेग्रिटो। काकेशाइट 40 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर निवास करने वाले लोग हैं। इनकी नाक लंबी होती है और ये गोरी चमड़ी के होते हैं। इसके पश्चात मंगोलाइड आते हैं। यह पीले चमड़ी वाले लोग कहलाते हैं। इनकी नाक थोड़ी चपटी होती है, हल्के घुंघराले होते हैं। इसके पश्चात निग्रिटो प्रजाति के लोग आते हैं, जिनके जो भूमध्य सागर जो रेखा है उसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे निवास करते हैं। इन लोगों का चमड़ी का रंग काला होता है और ये इनके बाल घुंघराले होते हैं, कद मजबूत होता है और यह थोड़े शरीर में गाठी प्रवृत्ति के अर्थात कद थोड़ा लंबाई में कम होता है के होते हैं। यह जो 3 महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, भारत में इन तीनों प्रजातियों की अन्य शाखाएं विद्यमान हैं, अर्थात काकेशाइड मंगोलाइड, मंगोलाइड निग्रिटो, काकेशाइड निग्रिटो, और इनकी अपनी स्वतंत्र प्रजातियां भी भारत में निवास करती हैं। कश्मीर में काकेशाइड मंगोलाइड प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो दक्षिण में निग्रिटो हैं और निग्रिटो और मंगोलाइड का मिक्सचर है। इस तरीके से भारत में प्रजातीय विविधता भी देखने को मिलती है। इसी प्रजाति के साथ साथ ही भारत में जातीय विविधता भी देखने को मिलती है। परंपरागत वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज व्यवस्था की अद्वितीय विशेषता है। सभी जातियों की
अपनी विशिष्ट संस्कृति है, फिर भी वह अंतर्निर्भरता की इकाइयों के माध्यम से एकता के सूत्र में बंधी हुई हैं। राजनीतिक विविधता में एकता। भारत के सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों का मुख्य उद्देश्य भारत पर एक छत्र राज्य करना रहा है और इसी उद्देश्य से राजसूर्य, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ किए जाते रहे हैं। भौगोलिक वास्तविकता में भारत को भी एक करती है। मध्य युग में मुगल शासकों ने भी जो संपूर्ण भारत पर राज्य किया है और स्वतंत्रता के पश्चात भी एक ही प्रजातीय सरकार की स्थापना भारत में हुई। अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जब भारत में सामंतवाद था, राजशाही थी, उस समय भी भारत की जो भौगोलिक क्षेत्रफल की जो विशिष्टता है, उसके कारण भारत एकता के सूत्र में रहा है राजनीतिक रूप से, और इसी को ध्यान में रखते हुए राजसूर्य, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ यहाँ किए जाते थे। मुगल शासक भी जो खैरब के दर्रे से भारत में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण भारत पर एकाधिकार कर कर उस पर राज किया उन्होंने। उसके पश्चात ब्रिटिश शासक भारत में आए। वह स्वयं तो भारतीय गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन भारतीय शासकों को उन्होंने अपने अनुकूल चलाया। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का जो लोकतांत्रिक परिवेश है, प्रजातंत्री सरकार है, उसमें भी राजनीतिक विविधता होते हुए भी एकता दिखाई देती है। भाषाई विविधता में एकता। भारतवर्ष में भाषाओं की बहुलता है, परंतु रोचक तथ्य यह है कि वे सभी एक ही सांचे में ढली हुई हैं। अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला एक ही है और उन सब संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में अनेक भाषाओं को अंगीकार किया गया है, अनेक बोलियों को अंगीकार किया गया है। फिर भी भारत की जो मूल भाषा है वह हिंदी है। हिंदी के साथ साथ राजकीय भाषा अंग्रेजी है और इन सभी भाषाओं पर, भारत की सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम कलात्मक विविधता में एकता की बात करेंगे। भारत में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि के क्षेत्र में हमें समानता देखने को मिलती है। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों, आवास भवनों और इमारतों में भी कला के अपूर्व संयोजन हमें देखने को मिलते हैं। भारत की जो नृत्य कला है, गायन कला है, उसमें दरबारी, ध्रुपद, भजन, टप्पा, गजल आदि का विस्तार पूरे भारत में देखने को मिलता है। अर्थात इन कलाओं के कलाकार संपूर्ण भारत में निवास करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी भारत की विविधता के एकता में कहा कि भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं। इस कारण भारत में इतनी प्रकार की विभिन्नताएं होते हुए भी भारतीय समाज आज एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। आज के व्याख्यान में इतना ही। अब हम अगले व्याख्यान में हमारा जो अगले विचारक हैं चौथी यूनिट के, उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।